नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर। और पूरा भी ये शुरू हुआ है यूजीसी विवाद जब से मैं भाऊ को बुला नहीं पाया गुरुदेव को, और जो प्रॉपर ये चीजें हैं, जैसे मैं खुल करके इसके विरोध में रहा कुछ प्रावधान को लेकर के, और मेरा मानना था कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद चीजें ठीक होंगी, और मैंने अपना पूरा परिश्रम किया। किंतु उसके बावजूद मैंने कहा कि हमारा विकल्प कभी भी कांग्रेस नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? वो आज कांग्रेस ने साबित किया जब वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए 50% का कैप को ब्रेक करते हुए 4% मुसलमानों के लिए आरक्षण लेकर के आई। अब इस बात को समझना पड़ेगा हर एक हिंदू को कि चाहे आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी है या सामान्य वर्ग के लोग हैं, आपका ये बैरियर ब्रेक करने का मतलब उन्हें 3 प्रकार से अब आरक्षण दे रहे हैं। ओबीसी के अंदर आरक्षण दे रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर दे रहे हैं, और इसके अलावे 4% का अलग से दे रहे हैं। कांग्रेस खुल करके रोहित वेमुला एक्ट पर बात करती है, सदन के अंदर खुल करके भारत के संसदीय नियमों की प्रणाली को भी विध्वंस करती है। एक विपक्ष के रूप में वो हर काम करती है जो विपक्ष को करना चाहिए। तो सत्ता पक्ष क्या कर रहा है और सत्ता पक्ष के पास क्या उपाय है, इन सब मुद्दों पर हम बात करने के लिए भाव को बुलाए हैं। चरण स्पर्श गुरु जी, प्रणाम। नमस्कार। जो कुछ चल रहा है राजनीति में गुरु जी, कैसे देख रहे हैं इस वक्त की सिचुएशन को आप? इसी को ही राजनीति बोलते हैं। मैं मानता हूं कि 2014 में मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर बीजेपी अपोजिशन में रहती तो बीजेपी के समर्थक बड़े खुश होते, क्योंकि एक बात समझ लो कि जब आप गवर्नमेंट बनाते हो तो आप जिम्मेदारी उठाते हो, और जब जिम्मेदारी उठाती हो तो जिम्मेदारी से रहना पड़ता है। आप जिम्मेदारी छिटक कर कुछ भी करोगे तो नहीं चलेगा। आप गवर्नमेंट हो, तो गवर्नमेंट जब बनते हो तो आपके हाथ कानून से वगैरह बंधे जाते हैं। पुलिस के हाथ में बंदूक तो होती है, लेकिन किसी पर भी चलाए ऐसा नहीं चलता। कानून के दायरे में रहकर बंदूक चलानी पड़ती, वो तो अपोजिशन को होता नहीं है। अब देखो, मैं क्रिकेट तो खेलता नहीं, लेकिन गावस्कर ने कहा गलती कर दी, सचिन तेंदुलकर की गलती मैं ढूंढता हूं, जबकि मैं क्रिकेट खेलता ही नहीं, समझे? तो मेरे लिए क्रिकेट बिल्कुल आसान चीज है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के लिए या विराट कोहली के लिए क्रिकेट उस दायरे में रहकर खेलना पड़ता है, और ये समझना जरूरी है। अब बात यह है कि जो कुछ अपने शुरू में बोला कि वहां मुस्लिमों के लिए आरक्षण वगैरह दे दिया, ये कानून के तहत गैर लागू है। कोर्ट में कोई जगह कोर्ट रोक लगाएगी, लेकिन वो उनके नजरों में आंख में धूल झोंक रहे कि देखो हमने तो किया था, कोर्ट ने रोक दिया। तो उनका जो उसका इंटेंशन है वो हम समझते क्या नहीं समझते। हमको लगता है कि अरे तेलंगाना गवर्नमेंट एक मिनट सेंटर में बर्खास्त करना चाहिए, ये कैसे कर सकते? तो आरोपी कौन बन गए? हम बन गए। सेंट्रल गवर्नमेंट आरोपी बन गया कि यह प्रेसिडेंट रूल लगाना सही है, मामला उधर चला गया। अगर वो मामला कोर्ट में जाकर भी रुक सकता है, नहीं नाखून काटना नहीं, पहले मर्डर करो बाद में नाखून काटो, तो मर्डर तो मेरे सर पर लग गया। तो राजनीति इतनी आसान बात हो गई है कि जैसे क्रिकेट विराट कोहली को नहीं समझता, मुझे ज्यादा समझता है। ये जो सोशल मीडिया फैल गया है, उससे इतने ज्ञानी पैदा हो गए कि किसी को मुझे ज्ञान है ये बोलना भी डर लगता है आजकल। तो ये तो करेंगे ना। देखो, हमारे दादा कोंडके जो थे, फेमस कॉमेडियन थे, उनकी फिल्में थी, उनका पहले वो स्टेज पर करते थे, तमाशा नौटंकी करते थे। तो उसमें एक ऐसी सिचुएशन दिखाई है कि वो हवलदार है, उनका कोतवाल है, उसका प्रधान है, वगैरह वगैरह। तो जो राजा होता है वो बहुत आलसी लेजी होता है, सोते रहता है। बीच में जब अरे कैसी गवर्नमेंट चल रही है, तो बोलते बढ़िया चल रही है। तो प्रधान को बोलते कैसा चल रहा है, प्रधान बोलते 1 मिनट। कोतवाल कैसे चल रहा है, कोतवाल हवलदार को पूछता है।
तो हवलदार कौन है, दादा कौन है? वो ठीक है। और कोई अपने जगह पर बिल्कुल सही है, बोलता है चोर है उतने ही चोरी करते हैं, बाकी किसकी हिम्मत नहीं है कि चोरी करे। जो बलात्कारी है बस वही बलात्कार करते हैं, दूसरे किसी की हिम्मत नहीं है। तो इस ढंग से जो हो गया है, तो कहने का मतलब ये है कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो जानबूझकर ये कर रही है। उनको भी मालूम है कोर्ट में जाकर मामला अटक जाएगा, लेकिन उतने में वो मुस्लिमों के आंखों में धूल झोंक सकते हैं, तो उसका फायदा तो उठाएंगे। तो इसके लिए बीजेपी ने, आप बोलिए, मुझे आप बोलिए कि मोदी सरकार ने इसके बारे में क्या करना चाहिए? आपके पास जवाब है? मोदी सरकार थोड़ी ना कुछ कर सकती है, तो कोर्ट में जाते ही मामला क्वैश होगा। हाँ, तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन जो बात तेलंगाना के लिए है हम पूरे देश में फैला रहे हैं। हम कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं, देखो कांग्रेस आएगी मुसलमानों, तो कांग्रेस आपके लिए संविधान तोड़कर भी आरक्षण ला सकती है। ये बिहार में कौन लेके जा रहा है? अभिषेक लेके जा रहा है। महाराष्ट्र में कौन लेके जा रहा है? भाऊ लेके जा रहा है। हम तो कांग्रेस वाले हैं नहीं, हम तो बीजेपी के समर्थक हैं। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा तेलंगाना से बाहर लेके जाने के लिए मेहनत कौन कर रहा है? अभिषेक कर रहा है, भाऊ कर रहा है। कितनी अजीब बात, अजीब बात कैसी? ये चर्चा जब आप करोगे तो बिहार यूपी में इसकी चर्चा आम जनता के पास जाती है, और वहां के जो मुस्लिम सुनने वाले हैं उनको लगता है हाँ यार संविधान की भी अड़चन है, तो वो पार करके कांग्रेस जाती है। वो सुप्रीम कोर्ट में अटकेगा इस पर तो हम चर्चा करेंगे न करेंगे बात छोड़ दो, लेकिन आज जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो वो मामला जो है वो हम और राज्यों में लेके जाते हैं। इस एक तरीके से हम प्रमोशन करते हैं कि देखो मुसलमानों, आपके लिए कांग्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि संविधान की परवाह ना करते हुए अपनी गवर्नमेंट जाने का रिस्क लेकर भी कांग्रेस मुसलमानों के साथ खड़ी है। समझे क्या कर रहा है कांग्रेस? का एजेंडा क्या है समझे? नहीं, लेकिन हम तो चिढ़ गए, देखो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है। तो यही तो उनका मकसद है, हमें ये समझना जरूरी होता है। एक तुमको एक और उदाहरण देता हूं, मैंने कहीं वो नाइट जियो या कहीं एक देखा था, वो सहारा रेगिस्तान में एक सांप होता है, उसको वो छिपकली वगैरह पकड़नी होती है, तो वहां रेत में कहाँ मिलेगी, तो वो खुद को रेत में छुपा देता है और उसकी जो दुम होती है वो रेत से बाहर निकालता है ऐसी, और वो रेत के ऊपर उसकी दुम से कोई द्रव निकल आता है, लिक्विड निकल आता है, तो वो लिक्विड पाने के लिए कोई बटरफ्लाई वगैरह आकर बैठ जाता है, और उसको पकड़ने छिपकली आ जाती है और एक फट से निकलकर छिपकली को पकड़ता है। तो वो छिपकली के लिए नहीं धूम बाहर रख रहा है, वो छिपकली खाने के लिए, जो छिपकली खानी है तो छिपकली आने के लिए वो पहले किसको इन्वाइट कर रहा है? बटरफ्लाई। तो ये एजेंडा कैसे चलता है वो पहला समझना चाहिए। कांग्रेस का एजेंडा क्या है कि हमको लोगों तक पहुंचना है, और लोगों तक पहुंचने के लिए हमको जितने अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग रिसोर्सेस है, उसका इस्तेमाल करना है। तो हमारे खिलाफ बोलने वाले हैं उनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम उस जाम में अब देखो एक बात है, जिस ढंग से अभी अभी मैंने मराठी में वीडियो बनाया, रात को डालूंगा, कि केजरीवाल जाल में, केजरीवाल नाम का जाल है, उसमें ममता दीदी फंस गई है। केजरीवाल हारा क्यों था? वो चुनाव का काम ही नहीं कर रहा था, वो कोर्ट में जा रहा था, जेल से गवर्नमेंट चला रहा था और कोर्ट कचहरी कर रहा था, लेकिन वोटर के पास नहीं जा रहा था। ममता को बंगाल में अमित शाह ने कैसे फंसा दिया है कि कोर्ट जाओ, रास्ते पर उतरो, वोटर के पास मत जाओ, आंदोलन करो। समझे जाल क्या होता है, शिकंजा क्या होता है? तो ये जो आपने अभी बताया उसका मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, ये उनको भी मालूम है कोर्ट में चलने वाला नहीं। अगर महाराष्ट्र में नहीं चला तो वहां क्यों चलेगा? जाट आरक्षण चला है, गुज्जर आरक्षण चला है, तो ये कैसे चलेगा? तो उनको भी मालूम है, लेकिन वो करेंगे।
क्योंकि लेकिन उनको वोटर के आंख में धूल झोंकनी है। सदन में राहुल गांधी कुछ कह रहे थे, उसको सुन लेते हैं। There are OBC MPs in the BJP. There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population and you have absolutely no power. I know that. अब ये जो कह रहे हैं राहुल गांधी कि तुम भाजपा से भले 50% ओबीसी जीत गए हो, लेकिन तुम्हारा कोई शक्ति नहीं है, और मोदी सरकार यूजीसी लाई तो सवर्ण भी नाराज है, फिर वहां भी रेगुलेशन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुदेव स्टे लगा दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कांग्रेस के ट्रैप में पूरी तरह से फंस गए हैं? जो लोग इसको बुद्धू समझते थे वो कहीं ज्यादा, जिसको कहते हैं मराठी में क्या, शाणा बोलते हैं, बहुत चालाक निकला, चतुर चालाक। कौन राहुल चतुर गांधी, निकला? कांग्रेस का इकोसिस्टम। राहुल गांधी चतुर है। वो अगर अभिषेक को उल्लू बना सकता है तो वो चतुर मानना पड़ेगा। वो तो चतुर है, उसमें बीजेपी नहीं फंसे, हम फंसते हैं। वही तो मेरा आक्षेप है कि ये आपको छेड़ रहा है और आप रिएक्ट हो रहे, और आपने अभी दिखाया उसको। मैं तो नहीं दिखाया, मैंने सुना तक नहीं। जनता को तो बताना पड़ेगा प्लानिंग क्या चल रही है। ये टीवी पर जो चलता है वो 5% से ज्यादा लोग देखते भी नहीं है, और इसीलिए तो लोग चैनल वगैरह से तंग आकर उनसे भागे हैं और हमारे पास आए हैं, और हम उनको फिर राहुल गांधी दिखाएंगे तो वो हमसे भी भाग जाएंगे। इसलिए मैं राहुल का जिक्र तक नहीं करता। परसों मैंने बहुत दिनों के बाद राहुल पर एक वीडियो बनाया। क्या बनाया कि राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला है, उसको शकील अहमद ने डरपोक कहा है। तो हमको कैसा राहुल गांधी लोगों के पास लेके जाना है वो तो हमको भी समझना चाहिए ना। हम क्या करते हैं मालूम है? नरवणे को कुछ अकल नहीं है, सीडीएस को कुछ अकल नहीं है, हम जाके पाकिस्तान को निपटा देंगे यार। अगर हमारे तरफ से पॉलिटिकली बीजेपी सामने खड़ी है तो उसको काम तो यार करने दो। वो राजनीति कर रहे हैं ना, या हम कर रहे हैं राजनीति? जो सपोर्ट लाइन होती है आर्मी की, वो सपोर्ट लाइन अगर लड़ने जाए तो सैनिक क्या करेंगे? हमको भरोसा रखना चाहिए हमारा सैनिक लड़ रहा है। देखो राहुल गांधी जितना भी पगलापन करे, उसके पीछे उसकी पार्टी डटकर खड़ी रहती है। उसके पीछे बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जो एंटी बीजेपी वो खड़े रह जाते हैं, और उसको बार बार 11 साल से मोदी परस कर रहा है, लेकिन हमको मोदी पागल लगता है। समझे? यही तो ट्रैप होता है, आपको इरिटेट करना और आपको रिएक्ट होकर उसको प्रमोट करने के लिए बाध्य कर देना। यही तो शिकंजा है जिसमें हम फंस जाते। मैं पागल हूं? मैंने यूजीसी पर एक भी वीडियो नहीं बनाया। मैं पागल हूं सबसे बड़ा। मैं राहुल गांधी को इग्नोर करता हूं क्योंकि मुझे राजनीति की अकल ही नहीं है। और क्या बोलोगे आप? नहीं, ऐसा कोई कैसे? राहुल गांधी को देखो, मैं राहुल गांधी को वोट चोरी हो, कितना नाटक चल रहा था बिहार में, सब रिएक्ट हो रहे थे, मैं रिएक्ट हुआ था, तुम्हारे साथ भी उस समय वीडियो कर रहा था। ये सब अटर फेलियर होगा क्योंकि वो जनता के पास पहुंच ही नहीं रहा था, क्योंकि कांग्रेस और पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मीडिया से भी इतने हो गए हैं कि उनका भी जनता से रिलेशन टूटता जा रहा है। हम जिनसे बात करते हैं ना वो पॉलिटिकली अलर्ट लोग हैं, उसके परे 90-80% लोग हैं ये इस पर ध्यान तक नहीं देते। उनको एक बात मालूम है मेरे पास क्या पहुंच रहा है। ठीक है, आपको जिस दिन 2 समय का खाना रसीद नहीं होगा ना, आप उस दिन चर्चा करो, मैं देखता हूं। नहीं करोगे उस दिन तुम्हारे घर में जो पहुंच रहा है उस पर चर्चा करोगे। महाराष्ट्र में वो हरियाणा ये ऐसे ही चुनाव के नतीजे नहीं आए, उसका कारण है कुछ।
एजेंडा नहीं चलता। मैंने मराठी में वीडियो बनाया कि महाराष्ट्र के अपोजिशन को अगर हार के चंगुल से निकलना है तो पहले मीडिया का साथ छोड़ दो। मीडिया आपको अंधेरे में रख रही है। अब 1 महीने पहले जाओ, ठाकरे ब्रांड, क्या हुआ ठाकरे ब्रांड का मुझे बताओ जरा, क्या हुआ ठाकरे ब्रांड का? तुम उधर पटना में बैठे हो, कोई और दिल्ली में बैठा है, मुझे पूछते कि मुंबई में तो ठाकरे ब्रांड। मैंने बोला यार मीडिया देखना बंद करो। तो मैं तो सबसे बड़ा गधा था, आपको जवाब दे रहा था, बिल्कुल है कि नहीं? आज देखो, आज की तारीख में 29 में से 3 या 4 छोड़कर सब जगह बीजेपी के मेयर बन रहे। लेकिन 2 महीने पहले से मैं बोल रहा हूं, मुझे कौन सुनता है? सुनना है तो हमको वामपंथी सुनना है। यही बात तो बीजेपी पे भी उनके समर्थक इल्जाम लगा रहे हैं ना कि ये इतना वामपंथियों को भाव क्यों अचानक देने लगे हैं। आखिर ये जो पूरा यूजीसी का विवाद शुरू हुआ उसका कारण यही है कि ऐसे लोग आए और जिस कारण से आपसे ये गलती हुई कि आपका रेगुलेशन वैसे नहीं आना था और उन लोगों का भी ध्यान देना था जो आपके लॉयल वोटर हैं। मैं अभी बहुत दूर इंटीरियर अभी गांव में था, पत्नी के ट्रांसफर और इससे रिलेटेड। वहां गांव में एक ओबीसी समाज का एक व्यक्ति मिला, बोला कि ये मोदी जी ने हिंदू एकता के लिए ठीक नहीं किया। हम लोग तो बीजेपी के वोटर हैं, हमारे लिए क्या यूजीसी, क्या कोई मतलब, हम लोग तो हिंदू बन के वोट कर रहे थे, हम लोग तो एक हुए। तो अच्छी बात है ना, उसको बोलना पहले नेक्स्ट टाइम चुनाव आ जाएगा तो राहुल को चुन के दे दो, काम खत्म। नहीं, वो तो बोल रहा है कि मैं सबसे पहले तो वोट कैसे कर सकता हूं, वो तो बोल ही रहा है। को हराना चाहिए, सबसे पहले तो बीजेपी को हराना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है तो मैं जब कोई ऐसा बोलेगा तो मैं बोलता हूं पहले राहुल गांधी को वोट देना शुरू कर दो, नोटा मत देना, राहुल को देना। वो तो राहुल गांधी का विरोधी, वो तो कह रहा है कि राहुल गांधी के हम विरोध में हैं। हम तो विरोधी बोलते हो तो विरोध में जो राजनीति कर रहा है उसके सपोर्ट में खड़ा रहो पहले, ये जरूरी होता है। और हम जिसके नेतृत्व में लड़ रहे उस नेता पर विश्वास रखना जरूरी होता है। हमारा अपने नेता पर विश्वास नहीं, हमारे राहुल गांधी पर विश्वास ज्यादा है। यह अजीब बात है कि राहुल गांधी छेड़ेगा और उसका राज आ गया मानकर हम नाचने लगते हैं, अजीब बात है। इसलिए मैंने अभी का मैंने वीडियो बनाए, तुम 6-8 महीने पीछे चले जाओ, अरे जरांगे पाटिल ने इतना कुछ कर दिया, गया देवेंद्र की सरकार ही गई, इस ढंग का माहौल खड़ा कर दिया था। आज वो जरांगे पाटिल है कहाँ, बताओ मुझे। लेकिन आपने भी, लेकिन मीडिया ने माहौल खड़ा कर दिया और आप लोग करते हो यही तो माहौल है, बाकी दुनिया है कहाँ? बस मीडिया दिखाती है, वही तो माहौल है। अब देखो, उस दिन जिस दिन अजीत दादा की देहांत हो गया, उसकी अंत्येष्टि थी, मैं अकेला पत्रकार था, मैंने सुप्रिया सुले की बॉडी लैंग्वेज पर बोला, 3 दिन बाद मीडिया बोलने लगा। ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि जो कुछ राजनीति कर रहे जाने, जरा समझने की भी कोशिश करनी चाहिए, समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे गेम होते हैं, बहुत सारे गेम होते हैं। अब देखो ये नरवने का चल रहा है, तो किताब आने दो, कौन मुंह की बल गिरता है वो समझेगा। नहीं तो गुरुजी, आपको लगता है कि ये पूरा यूजीसी प्रोग्राम भी एक सुनियोजित टूल किट का हिस्सा है जिसके अंदर बहुत सारे हम लोग खुद फंस गए? बिल्कुल फंस गए हो, बिल्कुल फंस गए हो। देखो एक बात होती है, मैं चाइल्ड साइकोलॉजी यानी मेरे बच्चे को संभाला, मैंने किताब लिखी है, और ये बहुत बड़े मुंबई के और एक लंदन के साइकियाट्रिस्ट है, वो मेरे पीछे पड़े, आप पॉलिटिकल साइकियाट्री पर किताब लिखो। कल मेरा उनके साथ 1.5 घंटे पॉडकास्ट हो गया, वो पीछे पड़े, पॉलिटिकल साइकियाट्री पर लिखो। इसलिए मैं बोला ना, मैं सबसे बड़ा पागल हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कितना बड़ा अजीब है। और वो दोनों प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट है, एक लंदन में कर रहा है साइकियाट्री की प्रैक्टिस और एक मुंबई में कर रहा है। तो ये बात देखो क्या बात होती है। मैं बोलता हूं, मेरी जो नातिन है, मैं उससे इस ढंग से बर्ताव करता हूं कि उसको मैं ये करो ऐसा नहीं बोलता, लेकिन वो मुझे चाहिए वो करती है। क्यों करती है?
उसको नापसंद हो तो भी करती है। क्यों करती है? मैं उसको ये नहीं बताता कि ये गलत है या सही है, लेकिन मैं उसका बर्ताव इस ढंग से कंट्रोल करता हूं कि जो मुझे चाहिए वो करेगी। अब उसको समझाने जाओ तो नहीं मानेगी, तो उसको ही ट्रिक बोलते हैं। ये सब पॉलिटिकल ट्रिक है। हाँ, एक बात है क्या वो, लेकिन जो करने वाले हो तो बेअक्ल है। हम ही सबसे बड़े ज्ञानी है। अजीत डोभाल जैसा बुद्धू है कोई नहीं दुनिया में। मोदी जी जवाब नहीं देते। 8 महीने से मोदी ने ट्रंप को जवाब नहीं दिया। आज क्या बात है? हमारी इकोनॉमी डेड है, राहुल गांधी बोल रहे थे। ट्रंप झुक गए ना। तो संयम सबसे बड़ी ताकत होती है। आपको मालूम है, सुनेत्रा पवार अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गई। सब बोल रहे अरे इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सब उसके वीक पॉइंट गिना रहे। कल मैंने मराठी में वीडियो डाल दिया कि उसको हल्के में मत लो। उसके सबसे बड़ी ताकत, उसका सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट क्या है? वो बोलती ही नहीं। क्या उसका स्ट्रांग पॉइंट है? वो बोलती ही नहीं। और बोलती ही नहीं इसलिए फंसती ही नहीं। ये शरद पवार के जिंदगी में आई हुई दूसरी सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी कितनी बोलती थी, सबको परस करके रखा उसने। तो ये समझना भी जरूरी होता है। ये समझना भी जरूरी होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इतनी आसान जवाब नहीं होते। किसी भी कठिन सवाल के आसान जवाब नहीं होते, ये पहले ध्यान में। हम आसान जवाब के पीछे दौड़ रहे हैं। अब कल तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ममता दीदी। क्यों पहुंच गए? वो डेस्परेट है। आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, जितने रूल तोड़ने में तोड़ूंगी, मुझे हटाओ, क्योंकि उसको राष्ट्रपति शासन से सिंपैथी जनरेट करनी है। वो उसका सबसे बड़ा गेम है। बीजेपी वो मोदी जी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि राष्ट्रपति शासन लगाया तो उसको 2-3 महीने का टाइम मिल जाता है सिंपैथी जनरेट करने को। वो नहीं लगाएंगे अभी। वो हर एक का अपना अपना गेम का तरीका होता है ना, अपना अपना तरीका होता है। जैसे वो आपके वीरेंद्र सहवाग की बात करते तो वो कोई वसीम अकरम बोला था कि यार वो तो बॉल की इज्जत नहीं करता, बैट की इज्जत नहीं करता, बॉलर की क्या करेगा? तो वो उसका तरीका था। सचिन तेंदुलकर का अलग तरीका होता है। तो अगर मोदी इज डिफरेंट तो उसका खेल भी, उसके तरीके, उसके पैतरे अलग हो गए। अगर हमारे समझ में नहीं आ रहे, इस देश के बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पंडित है उनके भी समझ में नहीं आए। 25 साल से मोदी गलत है, मोदी को हराया जा रहा है, मोदी नहीं हार रहा है। तो कम से कम हम अगर मोदी को मानते हैं तो मोदी को समझने की कोशिश करें, इसके बजाय कि राहुल गांधी को समझने की कोशिश करें। हम ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी को समझने की कोशिश करते तो क्या करें? तो नरेंद्र मोदी जी की यूजीसी के ऊपर चुप्पी सिर्फ इसलिए थी कि ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और फिर चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल है। और ये आज नहीं, मैंने तुमको 1 महीने पहले जब तुमने फोन किया था, फोन पर भी बताया था जरा रुको, कुछ आगे तो बढ़ने दो। ये अटकेगा मुझे मालूम था, इतना आसान तो है नहीं। और तुमने ही कोई उसकी प्रोविजन मुझे फोन पर बताई थी जी, डिस्क्रिमिनेशन की। तो ये होता है, देखो ये पैतरेबाजी होती है, ये पैतरेबाजी होती है। जैसे आपको याद होगा 2020 के पहले वर्ल्ड कप में लास्ट में जो फालतू बॉलर था उसको बॉलिंग दी थी धोनी ने। सब अचंभित हो गए थे, लेकिन उसी ने तो विकेट निकाली थी, क्योंकि इसको तो मैं ठोकूंगा, ए मिसबाह उल के हक में दिमाग में था, और वही वो फंस गया। तो यार होने दो ना, खेल होने से पहले बॉल टू बॉल कमेंट्री चलती है। तो 50 ओवर की मैच में आखिरी 5 ओवर शुरुआत में नहीं खेले जाते। ठीक है गुरुजी,
इस बात का ध्यान रखूंगा। ये नया लेसन है मेरे लिए, सीखने नहीं लायक। नहीं, ये समझो, ये इसलिए तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना जाकर फंसने वाला है और आज भी फंसा है। आज मैं मोदी जी जरंगी के बारे में ये बार बार बोलता रहा कि ये कुछ भी करो होने वाला नहीं है। जो जरंगे का मामला था वही तो तेलंगाना का मामला है, उसमें कौन सी नई बात है। आज मोदी जी फॉर्म में थे सदन में, मतलब राज्यसभा में जब बोल रहे देश थे। के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी, और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ को समस्या है। नरेंद्र मोदी जी आगे ये भी बोलते हैं कि आपने तो सरनेम भी एक गुजराती से चोरी किया है, उधार लिया है, नाम लिए बिना गांधी जी का। तो नरेंद्र मोदी जी की जो ये अटैक की शैली है, जैसे वो राहुल गांधी उस पिच पर कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पर जब ये कर रहे हैं, तो आज राजदीप सरदेसाई ने कहा कि मोदी जी आपके पास गिनाने को बस यही है और कुछ नहीं है। तो राजदीप क्या बोलेगा? तो राजदीप से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक बार किसी व्यंग काव्य का मैंने वीडियो देखा, वो व्यंग कवि बोल रहा था, बाकी दुनिया को हो ना हो, कांग्रेस वालों को भरोसा है कि बैल एक ना एक दिन दूध देगा। आप राजदीप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर आप राजदीप सरदेसाई को 25 साल से राजदीप को 25 साल से पहचानते हो ना? जी जी गुरु जी, जी गुरु। कभी उसने कहा कि बढ़िया काम कर दिया मोदी ने, बोला है कभी? नहीं। लेकिन आप तो उसके मुंह से मोदी की प्रशंसा सुनना चाहते हो, तो आप नहीं गुरु जी, मैं मोदी जी की प्रशंसा नहीं सुनना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि देश में क्या सच को किसी के संदर्भ में अगर किसी ने कुछ बोला है, उस सत्य को हूबहू बोलने पे, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं, तो इतना अटैक क्यों है? सच ही तो बोल रहे हैं ना, गलत तो नहीं बोला। झूठ बोलते तो दिक्कत भी थी। तो जिस अटैक से मोदी विचलित नहीं होते, आप क्यों हो रहे हो? वही तो मेरा कहना है। राजदीप को मालूम है कि मोदी इसकी दखल नहीं लेगा, लेकिन अभिषेक तो जरूर लेगा। समझे आप राजदीप का उद्देश्य समझो। राजदीप का टारगेट मोदी नहीं है। राजदीप का टारगेट आपका जो मोदी पर भरोसा है उसको आहत करना है। समझे? राजदीप का टारगेट आप नहीं समझ रहे हो। अगर एक बार उसने हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल लिखा है कि हमने गुजरात दंगे के बाद जो रिपोर्टिंग की वो एक तरफा थी, ये उसने लिखा है। तो लिखा है, ये इतना कबूल करने के बाद भी ये चल रहा है, तो उसका टारगेट क्या है समझो। उसका टारगेट नरेंद्र मोदी ने, उसको मालूम है मैं कितनी भी सरसंधान करूं मोदी को कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मोदी के सपोर्ट में खड़े रहने वाले आहत हो जाते, घायल हो जाते, तो मोदी की ताकत उतनी घटेगी।
तो इसलिए ये समझना जरूरी होता है। और इसलिए मैंने जो बोला कि राजदीप सरदेसाई की आप प्रशंसा की, नहीं प्रशंसा करेगा, वो नहीं करेगा, लेकिन वो दिखाएगा भी ऐसा ड्रामा करके कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपका टाइम उस पर खर्चा हो जाए ताकि वो मोदी को ना मिले, समझे? देखो पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिस्ट क्यों भेजता था? उनके पास लड़ाई करने की जवान है, सैनिक है, ये सब है, टैंक है, तो क्यों नहीं भेजता? अरे उससे उनका भी नुकसान होगा, हमारे भी मरेंगे। लेकिन अगर एक टेररिस्ट में अगर हमारे 100-200 सैनिक बिजी हो जाते हैं तो हमारी सैनिक की ताकत वेस्ट होती है, समझे? ये जर्नलिस्टिक टेररिज्म है, हमको ये समझना जरूरी है। उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट क्लियर है। वो अरफा खानम बोलेंगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे, और कोई बरखादत बोले हम उस पर ये करेंगे। तो हम मोदी जो एजेंडा लेकर आगे निकले, हिंदुत्व का वगैरह एजेंडा निकले, उसके लिए काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी उतनी ही एनर्जी है, हमारे पास भी 24 घंटे है। उसमें से अगर 4 घंटे हम राजदीप सरदेसाई पर खर्चा करेंगे या उस तरीके के लोगों पर, तो हम मोदी की मदद नहीं कर रहे, मोदी का नुकसान कर रहे। और वही तो राजदीप का टारगेट होता है, ये समझना जरूरी है। मैंने जो बोला, अजमल कसाब मुंबई में आया, इतना टोला लेकर आ गया, क्या हो गया देखा आपने? 10 लोग आए थे, लेकिन 10 लोगों ने जितना नुकसान किया उतना नुकसान पाकिस्तान 5,000 सैनिक भेजकर नहीं कर सकता। तो टेररिज्म का मतलब समझो, टेररिज्म मतलब बम फोड़ना वगैरह नहीं है, आपको विचलित कर देना है। तो राजदीप जो करना चाहता है, अरफा खानम जो करना चाहती है, वो अगर हम नहीं समझेंगे तो हम उनको काउंटर नहीं कर पाएंगे। भाऊ तो इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी उनको काउंटर करना है। तो गुरुजी इसका मतलब ये जो फेक SC ST और OBC और ये लोगों को जो प्रोवोक करके हिंदुओं के विरुद्ध लड़ा रहे हैं, ये आपके कहने का मतलब बौद्धिक आतंकवाद है? बिल्कुल, ये टैक्टिक्स होती है। देखो ये टैक्टिक्स होती है, क्योंकि ये कोर्ट में जाकर अटके गए तो मालूम है, लेकिन उसमें वो फंसे रहेंगे। ईडी हो, बाकी जो चीजें हैं, ये है SIR, उसमें ममता फंसी रही, उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी फंसे रहे। चुनाव किसने जीता? बीजेपी ने। तो चुनाव जीतना बीजेपी का क्या बोलता है, टारगेट होता है। तो आप जिसको सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसका हिटलर का एक जनरल था, उसका नाम रोमेल, उसको डेजर्ट फॉक्स बोला जाता था। वो एक झूठा गांव खड़ा कर देता था, छावनी जैसा, और वहां आकर एलिस की यानी इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका की हवाई जहाजें हमला कर देती थी, उधर होता ही कुछ नहीं था, तो उनका माल तो खराब हो जाता था। तो ये टैक्टिक्स होती है, ये अगर ना समझे हम उस पर चर्चा करते हैं तो हम अदर साइड को मदद करते हैं। इसलिए मैं ऐसी इस सब्जेक्ट से मैं अलग रहता हूं, मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है। गुरुजी ये सारा कंफ्यूजन जो फैला था, इसको मिटाने के लिए ही मैंने आपको बुलाया था, और मैं जानना चाहता था, चीजें तो मुझे आपने पहले भी फोन पे बताई थी, समझाई थी मैं, लेकिन दर्शकों को बताना चाहता था कि ठीक है हमने विरोध किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, क्वैश हो गया, अब यहां से मोदी जी को गाली देना छोड़ करके हम बंगाल की तरफ देखें, कंस्ट्रक्टिव बात करें। क्योंकि राहुल गांधी जो सदन में कर रहा है, जनरल साहब का किताब का बहाना लेकर के वो करेगा, लेकिन हमारा फोकस जो है वो कंस्ट्रक्ट करने में होना चाहिए। और इस पर मैं एक बात होती है कि हमारी एनर्जी गलत जगह खर्चा करें हम, ये हमारे दुश्मन का टारगेट होता है। रोमेल का जो कहना था कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, इसका मतलब क्या है? हम हमला करेंगे, तो हमला करने से क्या होगा? दुश्मन के इलाके में लड़ाई होगी, हमारे भी मरेंगे, उसके भी मरेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का डैमेज उसका होगा, हमारी प्रॉपर्टी सेफ रहती, समझे? ये युद्ध के तरीके होते हैं, युद्ध के तरीके होते हैं ना।
जी, तो हमें अपनी ये अगर प्रॉपर्टी हमारे ही लोगों को समझाने में हमको टाइम जाता है तो हम एक तरीके से दुश्मन को मदद करते हैं। देखो ये जो सोरोस वगैरह क्या है, हमारे ही लोग हमारे ही खिलाफ खड़े कर देते हैं ना। सोरोस बिल्कुल क्या कर रहा है? सोरोस यहाँ आकर मरता नहीं है, हमारे लोगों की जो लालच है उनके मुंह में पैसे ठूस देता है, वो आंदोलन वगैरह शुरू कर देते हैं, हमारी एनर्जी जो है वो उनमें लग जाती है और हमारी डेवलपमेंट रुक जाती है, समझे? तो अगर उनका टारगेट समझकर उसको काउंटर नहीं करेंगे तो हम जंग हार जाते हैं। बिल्कुल और ये तरीका होता है कि जब हम खुद को ज्ञानी समझने लगते हैं ना तो हमको उल्लू बनाना बिल्कुल आसान होता है। ये आइंस्टाइन ने कहा है, आइंस्टाइन ने कहा, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, कि जितना जितना आप समझ रहे आम आम आदमी है ना, उसको कांग्रेस जितना जल्दी उल्लू नहीं बना सकती उतना बीजेपी के जो एक्सपर्ट है उनको उल्लू बना सकती है। तो ये ट्रैप होता है, हम उस ट्रैप में चले जाते हैं। अब मुझे बोलो वोट चोरी कहां गई है, वोटर लिस्ट कहां गई है, एसआईआर कहां गया है? अब नरवणे आ गया। एक तरीके से राहुल गांधी नाम का एक झुंझुना हमारे हाथ में थमा देते, हम फिर नाचने लगते। एक महीने के बाद राहुल गांधी नरवणे पर एक बात तक नहीं करेगा। देखो आप, वो नया खिलौना लेकर आ गया, हम नए खिलौने के साथ खेलेंगे। तो हम एक तरीके से मोदी की मदद बिल्कुल नहीं करेंगे, समझे? आपको मोदी की मदद कर जो जंग होती है पुराने जमाने में, जो सप्लाई लाइन तोड़ी जाती थी, जो आगे आगे सैन्य जाता है उसको सप्लाई पीछे से होता रहता है, अगर सप्लाई लाइन तोड़ दो तो आपकी सेना हार गई। तो ये जो तरीका है, हम सप्लाई लाइन मोदी की, अगर हमको इसमें उलझा कर रख देंगे तो हम मोदी की मदद नहीं करेंगे, ना हमारे एजेंडे की मदद करेंगे। ये देखो, कठिन सवाल के आसान जवाब कभी भी नहीं होते, और जब आसान लगता है तो समझो कोई तो प्रॉब्लम है, कोई तो जाल है। ये इतना आसान कैसे हो गया, इतने आसान कैसे हो गया? देखो उस दिन अंत्येष्टि का मामला था अजीत दादा के, तो मैं हैरान था, ये बीच में नवीन नितिन कहां से आ गया? ये अजीत दादा से कभी मिला नहीं है। और बात ये थी कि मोदी और शाह आने वाले, मोदी तो आए नहीं, आए तो अमित शाह आए, शरद पवार उठकर खड़े हुए, उनको बोला बैठो बैठो, और एक सोफा छोड़कर अमित शाह बैठ गए। मतलब साफ था कि उनको इंस्ट्रक्शन था कि शरद पवार से कोई भी बात नहीं करनी है। एक बीच का सोफा खाली था जिसमें बाद में आकर नितिन गडकरी बैठ गए। खबर वहां थी लेकिन वो छोड़कर सब बातें होती रही। खबर वहां थी, अमित शाह पहुंचे लेकिन अमित शाह ने बात तक नहीं की। अमित शाह एयरपोर्ट पर गए, उनको छोड़ने तटकरे गए, छगन भुजबल गए, प्रफुल्ल पटेल गए, उनके साथ पूरा प्लान तैयार हुआ था जिसका इम्प्लीमेंटेशन 24 घंटे बाद हो गया। खबर थी कहीं? तुमने जो खबर मुंबई की, महाराष्ट्र की देखी, उसमें ये बात थी कहीं? कहीं नहीं थी। हाँ, तो तुम्हारा ज्ञान क्या था? अरे वाह रे, नहीं, मैंने भाव इस पे यही डिस्कशन। नहीं, कहने का मतलब, तुम जब मुंबई की खबर सुनते हो तो वो तुम्हारा ज्ञान हो जाता है, लेकिन मुंबई की मीडिया को ही पता नहीं चला कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है। तो आप उसको बेसिक इंफॉर्मेशन समझते हो, वही गलती हो जाती है, समझे? इसलिए जब तक आपके पास वो पेनेट्रेशन नहीं है कि असलियत क्या है, तो हम भी गलती कर, अनवधान में गलती करते हैं, अनवधान में गलती करते हैं, और वही तो उनके लिए मदद हो जाती है। इसलिए मैंने अभी 1 महीने पहले बोला, मैं यूएसए पर कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। बोला था ना तुमको, आपको बोला था, बिल्कुल, क्योंकि मुझे वो शुरू से ट्रैप लग रहा है। हाँ, उसमें जिनको फंसना है फंसने दो, मैं नहीं फंसूंगा, ये बात।
लेकिन तो ये इस बात है। ट्रैप में तो स्वयं बीजेपी के नेता भी फंसे ना, जब उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। जैसे ये देखो, उसको उसको जंग की भाषा में कोलेटरल डैमेज बोलते हैं। हमारी सेना जाकर पाकिस्तान को फतेह करके आती है, लेकिन हमारे भी 200-400 सैनिक मरते हैं ना, तो वो क्यों मरे, ये सवाल पूछोगे। एक बात होती है कि आखिरी मोमेंट तक हमारे सैनिकों को भी पता नहीं होता कि हमको अटैक कहां करना है, क्योंकि अगर बात फैल गई। देखो, मैंने जब संजय दीक्षित के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने बोल दिया कि चिकन नेक का गेंडा नेक हो गया है। उन्होंने दूसरे दिन इंफॉर्मेशन निकालकर एक बड़ा वीडियो बना दिया और 3-4 लोगों ने उठाया। मुझे सही जगह से अलर्ट किया गया कि भाई ये बात अब मत करो। उसके बाद मैंने चिकन नेक पर बोलना बंद कर दिया। आज चिकन नेक नहीं है, हाँ, लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। ठीक। तो ये एक बात होती है ना कि अब देखो, हमको ही देखो, एक कोरोना क्या होता है, कोरोना आता है तो हमारे जो सेल्स होते हैं उनको ही वो वायरस में कन्वर्ट करते जाता है। तो इसलिए तो मास्क लगाया ना, कि पहला वायरस हमारे सेल तक ना पहुंचे। तो ये खबरें या ये जो एजेंडा होता है वो वायरस जैसा होता है। तो इस शो को करने का जो कारण था वो यही था कि जो नकारात्मकता हमारे अंदर यूजीसी के बाद फैली है, और इसीलिए गुरुजी को बुलाया कि थोड़ा सा इसमें हम पॉजिटिव साइड देखें और जो कोलेटरल डैमेज है उससे हम आगे बढ़ें और वापस हिंदुत्व और अपने मिशन पर आए। और मोदी जी का साथ छोड़ने के बजाय, कोसने के बजाय, इस वक्त जब नरेंद्र मोदी जी और देश को हम सब योद्धाओं की आवश्यकता है, तो उस युद्ध में लड़ें। अपना सारा फोकस बंगाल और आने वाले अपकमिंग इलेक्शंस में रखें, ताकि वो लोग जो टूल किट के हिस्से के थ्रू देश को विभाजित करना चाहते हैं, क्योंकि देश हम सबसे बड़ा है, लार्जर है, और देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा, सनातन रहेगा तो हम रहेंगे, आप रहेंगे, सवर्ण रहेगा, ईबीसी रहेगा, ओबीसी रहेगा, एससी रहेगा, एसटी रहेगा। और ऑफ कोर्स इस कोलेटरल डैमेज को कराने में राजद और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन तीनों की टूल किट एक्टिव हो गई है, जो और सवर्णों के अंदर बारूद डाल रही है उल्टे पुल्टे बयान दे करके। तो थोड़ा हमको हल्का होने की आवश्यकता है। देखो, एक बात बोल देता हूं जाते जाते। अगर वो क्या अयोध्या का जो लल्लन सिंह था, वो 400 के बारे में क्या बोलवाया था, कितना बड़ा नुकसान हो गया। एक 300 में एक एमपी था, लेकिन वो बहकाव में आ गया और नुकसान कितना हो गया देखो। तो हमारी जितनी जिम्मेदारी है बस उतनी निभाना है, उसके आगे क्या करना है हम नहीं तय करेंगे, हमारा सेनापति है। हमको सेनापति पर विश्वास रखना है, बस इतना करो, बहुत कुछ आप देश के लिए कर पाओगे। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम।